हेलो माय फ्रेंड्स, हाउ आर यू डूइंग टुडे। मैं हूं आपका रमनदीप सिंह और हमारा आज का हेडिंग रहेगा द मीनिंग एंड पावर ऑफ स्मेल। इट्स बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम वन ऑफ द कैम्ब्रिज बुक्स। और हेडिंग हमेशा हम पहले ज़रूर पढ़नी चाहिए जिससे आपको एक आइडिया हो, जिससे आप स्कोप डिफ़ाइन कर पाएँ उस पैसेज का। और यहाँ पर हम पढ़ने जा रहे हैं पावर ऑफ स्मेल के बारे में। तो आज का वीडियो दोस्तों रहेगा in helping you understanding how to match the headings of the paragraphs। ये वीडियो काफ़ी इंटरैक्टिव रहेगा जो आपको हेल्प करेगा कि कैसे आप भी बहुत कम इंफॉर्मेशन को रीड करके और इफ़ेक्टिवली अपने आंसर्स को लगा पाओ एंड एक्यूरेसी के साथ हेडिंग्स को हैंडल कर पाओ। इस वीडियो में मैं आपके साथ 6 क्वेश्चंस करने वाला हूं जो हैं 27 to 32। हेडिंग हमारा रहेगा द मीनिंग एंड पावर ऑफ स्मेल। मैं आपके साथ एक एक क्वेश्चन करता जाऊंगा। हर क्वेश्चन के स्टार्ट होने से पहले आपको पैराग्राफ नज़र आएगा और आपको ऑप्शन में से मेरे बोलने से पहले अपना आंसर फाइनलाइज करना है और उसके बाद वही क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा और आपको बताऊंगा कि कैसे और कितना पढ़ के आप एक्यूरेट आंसर्स चूज़ कर सकते हो। आई होप यू ऑल आर रेडी फॉर दिस वीडियो। आई वुड रियली अप्रिशिएट अगर आप अपने पास पेंसिल और पेपर रखोगे। तो इस वीडियो के एंड में आप मेरे साथ अपना स्कोर शेयर ज़रूर कीजिएगा कि इन 6 में से आपके कितने करेक्ट हुए मेरे बताने से पहले, और इस वीडियो में मेरे बताए हेडिंग्स को फाइंड करने में स्ट्रेटजीज़ क्या यूज़ करने हैं, ये आपको कितनी इफ़ेक्टिव और यूज़फुल लगी। आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो एंड योर टाइम फॉर क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट्स नाउ। तो हेडिंग्स को करने की स्ट्रेटजी क्या रहती है? तो बिफ़ोर वी एक्चुअली स्टार्ट रीडिंग एंड हेडिंग्स को मैच करना शुरू करें, फटाफट से सारी स्टेटमेंट्स को एक बार रीड कर लेते हैं और देखते हैं कि कौन सी स्टेटमेंट का क्या मीनिंग है। द डिफ़िकल्टी ऑफ टॉकिंग अबाउट स्मेल, कि स्मेल के बारे में बात करना मुश्किल क्यों होता है। द रोल ऑफ स्मेल इन पर्सनल रिलेशनशिप्स, मतलब जब आपके पर्सनल रिलेशनशिप्स की बात आती है तो वहाँ पर स्मेल का क्या रोल है। फ्यूचर स्टडीज़ इनटू स्मेल, फ्यूचर तो आपको पता ही है फ्यूचर का मतलब कहाँ पे जाता है। द रिलेशनशिप बिटवीन द ब्रेन एंड द नोज़, ब्रेन और नोज़ के कनेक्शन की बात हो रही है। द इंटरप्रिटेशन ऑफ स्मेल एज अ फैक्टर इन डिफाइनिंग ग्रुप्स, तो इसकी सेंस थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग रहेगी। इंटरप्रिटेशन होता है अंडरस्टैंडिंग, स्मेल एज अ फैक्टर इन डिफाइनिंग ग्रुप्स मतलब अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्मेल, लेकिन किस पर्सपेक्टिव से। ग्रुप्स मतलब लोगों के ग्रुप्स को डिफ़ाइन करने में, वो कुछ भी हो सकता है, फॉर एग्जांपल सोशल ग्रुप्स हो सकते हैं, वो एक फैक्टर है। वाई आवर सेंस ऑफ स्मेल इज़ नॉट अप्रिशिएटेड, तो इसका मतलब ये है कि किसी वजह से हमारी सेंस ऑफ स्मेल को अप्रिशिएट नहीं करते कि वो कितनी वैल्यूएबल है या नहीं है। स्मेल इज़ अवर सुपीरियर सेंस, काफ़ी सुपीरियर सेंस है ये हमारी। द रिलेशनशिप बिटवीन स्मेल एंड फीलिंग, फीलिंग और स्मेल के बीच में क्या कनेक्शन है। आइए स्टार्ट करते हैं पहले पैराग्राफ से और हेडिंग को मैच करने की कोशिश करते हैं। A survey conducted by Anthony Sinnott at Montreal Concordia University asked participants to comment on how important smell was to them in their lives. It became apparent that smell can evoke strong emotional responses. तो एक यूनिवर्सिटी में एक सर्वे किया गया और उसमें लोगों से जब पूछा गया कि उनकी लाइफ में कितनी इम्पोर्टेंस है स्मेल की, तो ये बात क्लियर हो गई कि स्मेल जो है बहुत ही स्ट्रॉन्ग इमोशनल रिस्पॉन्सेस जनरेट करती है। तो इमोशंस से बात जुड़ गई और बात हो रही है स्मेल की, तो विच ऑप्शन यू वुड गो विद? यस, 8 इज़ द करेक्ट आंसर, द रिलेशनशिप बिटवीन स्मेल एंड फीलिंग। हमारा स्ट्रेटजी यही रहना चाहिए हर बार कि एक पैराग्राफ की 1 से 2 लाइन्स को पढ़ते ही आइडिया हो जाना चाहिए कि पूरे पैराग्राफ में क्या होगा और उसी से हमें करेक्ट आंसर को जज करना है। जितना ज़्यादा आप पढ़ोगे उतना ज़्यादा कंफ्यूज भी होगे, उतना ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है और करेक्ट आंसर आने की बजाय गलती होने के चांसेस बढ़ जाते हैं।
Odors are essential cues in social bonding. अब सोशल बॉन्डिंग की बात आ रही है. वन रिस्पॉन्डेंट टू द सर्वे बिलीव दैट देयर इज़ नो ट्रू इमोशनल बॉन्डिंग विदाउट टचिंग एंड स्मेलिंग अ लव्ड वन. तो इसने कह दिया कि अपने लव्ड वन को टच और स्मेल किए बिना हम एक्चुअल में इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं कर सकते. इनफैक्ट इन्फेंट रिकग्नाइज द ओडोर ऑफ देयर मदर. तो यहाँ से काफ़ी हद तक आपको क्लियर हो गया होगा कि हमने एक ऑप्शन ऐसी रीड की थी जिसमें ये बात आई थी, क्योंकि यहाँ पर उसने ये कहा है कि मदर की स्मेल एक इन्फेंट मतलब जो 1 साल से भी छोटा बच्चा होता है वो पहचान लेता है. सो इट इज़ अबाउट दिस सेकेंड द रोल ऑफ स्मेल इन पर्सनल रिलेशनशिप्स. आइए मूव करते हैं पैराग्राफ सी पर. In spite of its importance to our emotional and sensory lives, smell is probably the most undervalued sense in many cultures. I think this line is enough to understand. I hope कि आपको ये सारे कनेक्टर्स पता हैं और इनके मीनिंग से आप काफ़ी हद तक फेमिलियर हो. इन स्पाइट ऑफ का मीनिंग रहता है बावजूद, मतलब कुछ होने के बावजूद भी. इसका मतलब है अगर पहले पॉजिटिव बात हो गई तो बाद में हम नेगेटिव करेंगे, अगर पहले नेगेटिव हो गई तो हम बाद में पॉजिटिव कर देंगे. और यहाँ पर उसने कह दिया इन स्पाइट ऑफ इम्पोर्टेंस. पहले इसने पॉजिटिव किया लेकिन इसका मतलब बाद में वो नेगेटिव कुछ कहेगा, और वही हुआ. कॉमा के बाद उसने कह दिया स्मेल इज़ अंडर वैल्यूड. तो आपके सामने हैं ऑप्शंस. हर बार मेरे आंसर देने से पहले आप चाहो तो थोड़ा सा पॉज भी कर सकते हो और अपना आंसर डिफ़ाइन कर सकते हो. अदरवाइज़ अगर मैं ज़्यादा टाइम दूंगा तो स्टूडेंट्स कई बार कह देते हैं कि आप ज़्यादा लंबा वीडियो बनाते हो. आई रियली डोंट वांट टू मेक टू लॉन्ग वीडियोस, बट ऑल दैट आई वांट कि आप समझो और अपने एफर्ट्स भी साथ थोड़े से लगाओ. तो इस पैराग्राफ की हेडिंग आपको क्या लग रही है? अगर आपको इसकी करेक्ट हेडिंग लग रही है 6th, तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि इसमें भी अंडर वैल्यू के साथ उसने मैच कर दिया वर्ड नॉट अप्रिशिएटेड. कहने का मतलब कि क्यों हमारी सेंस ऑफ स्मेल को अंडर वैल्यू किया जाता है या अप्रिशिएट नहीं किया जाता. पैराग्राफ डी. स्मेल however is highly elusive phenomenon. ये स्ट्रॉन्ग वर्ड हो सकता है कई बच्चों के लिए जिनको नहीं पता है, मतलब कुछ भी क्लियर ना होना. ओडोर अनलाइक कलर्स फॉर इंस्टेंस. तो यहाँ पे क्या हो गया कि आपके लिए ज़रूरी बन गया कि आप नेक्स्ट लाइन भी पढ़ोगे. ओडोर्स अनलाइक कलर्स फॉर इंस्टेंस कैनॉट बी नेम इन मैनी लैंग्वेजेस बिकॉज द स्पेसिफिक वोकेबलरी सिंपली डज नॉट एग्जिस्ट. इट स्मेल्स लाइक डैश. बिल्कुल सही बात की है इसने. हम अक्सर ही कह देते हैं वहाँ पर गए थे और स्मेल पता नहीं कैसे आ रही थी. अरे यार यहाँ पे स्मेल आ रही है बड़ी अच्छी सी, पता नहीं कैसी आ रही है, लेकिन हमारे पास कुछ पर्टिकुलर वोकेबलरी नहीं होती कि हम कहें कि ऐसी ही स्मेल आ रही है, बल्कि हम ये कह रहे होते हैं ऐसे लग रहा है जैसे तारें जल रही हों, किसी ने टायर को आग लगा दी हो या किसी ने अभी परफ्यूम लगाया हो, लेकिन एग्जैक्ट लैंग्वेज हमारे पास नहीं है. तो व्हाट वुड बी योर आंसर? देयर वी गो. द करेक्ट आंसर इज़ द फर्स्ट, द डिफ़िकल्टीज़ ऑफ टॉकिंग अबाउट स्मेल, क्योंकि वो कह रहा है कि इसको डिफ़ाइन करने के लिए हमारे पास वोकेबलरी ही नहीं है. चलिए आगे मूव करते हैं और पैराग्राफ ई की हेडिंग चूज़ करेंगे अब.
Most of the research on smell undertake to date has been of physical scientific nature. Significant advances have been made in the understanding of the biological and chemical nature of olfaction, but many fundamental questions have yet to be answered. तो वो कह रहा है कि रिसर्च बहुत हुई है, बहुत कुछ हमें पता चला है, लेकिन वो कह रहा है कि फंडामेंटल मतलब बेसिक क्वेश्चंस अभी भी आंसर्स करने बाकी हैं, मतलब ये अभी तक नहीं हुआ है। कौन सा आंसर लगाएंगे आप? देयर वी गो, परफेक्ट। चाहे अभी लास्ट पैराग्राफ नहीं है, लेकिन ये बात कर रहा है आने वाले टाइम की कि ये क्वेश्चंस के आंसर हमें अभी ढूंढने हैं। सो फ्यूचर स्टडीज़ इनटू स्मेल वुड गो with this. Finally, however, smell is not simply a biological and psychological phenomenon. Smell is cultural, hence it is social and historical phenomenon. Odors are invested with cultural values. Smell that are considered to be offensive in some culture may be perfectly acceptable in others. तो यहाँ पर वो बात कर रहा है कि स्मेल हमारे कल्चर से जुड़ी हुई है, क्योंकि कुछ कल्चर्स में अगर एक स्मेल बुरी मानी जाती है तो दूसरे कल्चर में उसको ईज़िली एक्सेप्ट कर लिया जाता है। और नहीं कुछ तो हम यहाँ पे अल्कोहल की बात कर सकते हैं कि वेस्टर्न कंट्रीज़ में कितनी एक्सेप्टेबल चीज़ है वो। इवन फैमिली सिट टुगेदर ऑल द टाइम अल्कोहल को कंज्यूम किया जाता है, और वही चीज़ बहुत सारे एशियन कंट्रीज़ में बैन भी है। तो यहाँ पर कल्चर्स को अलग अलग करने की बात हो रही है फ्रॉम स्मेल पॉइंट ऑफ व्यू, और इसका आपको आंसर लगाना चाहिए 5th, interpretation of smell as a factor in defining groups. I hope you really enjoyed this video and learned very important strategy of how to handle the headings in the IELTS academic test. एंड ये वीडियो अभी ख़त्म नहीं हुआ है, क्योंकि अभी मैं आपको बताऊंगा कि इस रीडिंग टेक्स्ट में से आपको कौन सी वोकैबुलरी एक्सट्रैक्ट करनी चाहिए थी, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं जिनका मीनिंग आपको क्लियर होना चाहिए, और इसलिए भी पता होना चाहिए क्योंकि ये वर्ड्स बार बार आइल्स में रिपीट होते हैं, और काफ़ी हद तक आप इन वर्ड्स को अपनी राइटिंग में भी यूज़ कर सकते हो। तो ये सारे वर्ड्स आप अपने पास ज़रूर रख सकते हैं। आई रमनदीप सिंह से यू गुड बाय राइट नाउ, and I will catch you very shortly in my next video. Just keep on watching this video till the end and write down the important vocabulary word that I have extracted for you. Thank you. I say goodbye now. Take care.